समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाए, है ना। तो कोई दिक्कत है तो सवाल पूछना है, बैठे नहीं रहना है कि हमें नहीं आ रहा है तो बैठे रहना है। बाकी लोग अभी 10 मिनट तो क्लास छूट गई है। सबको टाइम से चले आना, 1 मिनट भी लॉस नहीं करना है। मेरा तभी लेट होगा जब ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है 5-10 मिनट, अदरवाइज ट्रैफिक क्लियर रहेगा तो मैं 15 मिनट पहले यहाँ पे हाजिर होऊंगा। सुबह सुबह पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों अलग मजा होता है। यही धीरे धीरे शाम आते आते ना कम होते जाता है, घट जाता है। शुरू कर दें? पहले कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइए जो कल हमने पढ़ाया है, इसका उत्तर। हाँ ठीक है, अभी मैं बताऊंगा सभी लोगों को। पीछे क्यों बैठी हो, आगे आ जाओ, यहाँ भी तो खाली ही है। इस जगह में खाली है बीच में। कहीं पे भी, चाहे क्लासरूम हो चाहे सिनेमा हॉल हो, हमेशा सेंटर में बैठना चाहिए। आप लोग जब ऑफिसर बन जाएंगे ना, तो आपका जो चैम्बर होगा, तो देखिएगा आप लोग के बीच में अधिकारी बैठा रहता है। होता है ऐसा ना, सीएम हो कलेक्टर हो कोई भी हो, तो आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए सेंटर में बैठने के लिए, कभी भी दाएं बाएं नहीं। थोड़ा पीछे भी चल सकता है लेकिन कोशिश कीजिए सेंटर में बैठने के लिए। अब इधर है, बोर्ड कैसे दिख रहा है, 45 डिग्री पे दिख रहा है ना, 45 डिग्री पे, तब जबकि यहाँ खाली है सीट, 90 डिग्री पे खाली है। आज कल से थोड़ा सा मतलब आत्मविश्वास होना चाहिए क्लास में, ऐसा नहीं कि एकदम से लगे कि लूज है ना। सब यहाँ फ्रेंडली वे में पढ़ाया जा रहा है। टीचिंग को ना मैं जब बता रहा हूँ कि एक इंजॉय की तरह पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि बोरियत लगे। खाना भी बनाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लगाते हैं ना, तभी तो स्वाद आता है। तो ठीक वैसा ही पढ़ाई भी है। इसको जितना आप लोग हल्के माइंड से लेंगे उतना अच्छा रहेगा, याद जल्दी हो जाएगा। और वैसे भी समय कम है, 90 दिन का समय है। आप लोग अगर लोड ले लीजिएगा ना तो तैयारी अच्छी नहीं रहेगी, चाहे बीपीएससी हो चाहे टीचर का एग्जामिनेशन हो। और भूगोल है, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, दिमाग हल्का करते रहना है। सब लोग नए हैं, एक तो पुरानी है। पहली क्लास है? अच्छा ठीक है। पहली क्लास जिनकी भी है, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो हाथ उठा करके पूछ लेना है, दबे नहीं रहना है। कल जो पढ़ाया गया था उस बेस पे पहला सवाल है, कौन सा सबसे लेटेस्ट ज्योग्राफिकल फीचर है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक या भाबर? इतना पढ़ाने के बाद भी शिवालिक होगा कैसे? स्ट्रक्चर में मैंने नहीं बताया है? पूरे भारत का स्ट्रक्चर जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम आपको बताया था कि ये कब का है, टर्शियरी का है, और ये उसके बाद का है, सिनोजोइक का है ना, जिसमें प्लिस्टोसिन था और होलोसिन था। तो प्लिस्टोसिन के लास्ट में शिवालिक बना था, है ना। और उस नहीं, प्लिस्टोसिन के आरंभ में शिवालिक बना और लास्ट में क्या बना, बांगर बना था। तो यहाँ तो भाबर तराई बांगर खादर है, इसका मतलब क्या है कि जब शिवालिक बन गया उसके बाद ना भाबर बना है। शिवालिक से जो नदियां निकल रही होंगी, जो शिवालिक से जो नदियां निकल रही होंगी, तो वो उसके फुटहिल के पास जितना भी मलबा इकट्ठा कर दिया, यानी कि बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा यहाँ जमा कर दी होगी। तो बात एक ही है, बांगर खादर हमने बताया तो मैदान का चार। हाँ? टाइप ऑफ सॉयल नहीं है। वैसे मिट्टी में पढ़ाया जाता है टाइप ऑफ सॉयल के बारे में भी। जैसे भाबर हो गया तो इसका जो कण है वो बड़ा है, उसी तरीके से तराई का थोड़ा छोटा है, बांगर का और छोटा है, खादर सबसे महीन है, ये सबसे बारीक कण है। तो भाबर को हम लोग एक फीचर्स के रूप में भी देखते हैं, सॉयल के रूप में इसलिए देखते हैं ना क्योंकि भी चट्टानी टुकड़ा ही है, इसी कारण से भाबर एक प्लेन है, मैदान है, मैदान है, लेकिन वहां पे मिट्टी ना हो करके चट्टानी टुकड़ा है, रॉक्स है वहां पे, बड़ा बड़ा शिलाखंड। आप लोग कभी हरिद्वार गए हैं? हरिद्वार में नहीं दिखता है, गंगा नदी के पास बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा दिखता है, तो वही तो है।
इतना बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा है कि उसको हम पार भी नहीं कर सकते, मतलब उसी पे थोड़ा बहुत चल सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा है। तो टुकड़ा आया कहाँ से? वो नहीं, वो हिमालय से ही तो आ रहा है, वो शिवालिक से आ रहा है टूट टूट करके, और उसके फुटहिल में क्या है, जमा हो जा रहा है ना, लेकिन मिट्टी नहीं है वहां पे। तो भाभर में क्या है, आप लोगों को ये आगे बताया जाएगा कि यहाँ पे जो नदी है वो क्या है, गायब हो जाती है। इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा है कि नदी प्रवेश उसमें कर जाती है, और उसके बाद तराई में वो नदी निकल जाती है, तराई में नदी निकलती है, आगे बताया जाएगा मिट्टी वाले चैप्टर में। तो सबसे जो लेटेस्ट है वो भाबर है, क्योंकि सबसे पहले महान हिमालय बना, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय बना, फिर शिवालिक बना, और फिर शिवालिक से जो भी चट्टानी टुकड़ा उसके फुटहिल में जमा हो गया तो पहले भाबर आया, है ना। भाबर के बाद नदी आगे जाती है तो और छोटे टुकड़े को आगे लेकर के जाती है, तो फिर तराई बन जाता है ना। तराई के बाद बाढ़ के समय बांगर और खादर का निर्माण हुआ है। तो सबसे लेटेस्ट ज्योग्राफिकल फीचर जो इसमें है भाबर, समझ में आ गया? हिमालय के आंतरिक भाग में जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, निम्नलिखित में से किस चट्टान रॉक्स की प्रधानता है? कंग्लोमेरेट है, या फिर सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, या फिर मार्बल है? नहीं, आंतरिक भाग में कौन सा है? कंग्लोमेरेट है? नहीं, नहीं, आंतरिक भाग में जैसे हमने बताया था कि हिमालय का जो इंटरनल पार्ट है इसमें कौन सा चट्टान है? आर्कियन क्रम की चट्टान है। और आर्कियन क्रम की चट्टान जब भी आता है इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेनाइट हो गया, है ना, नीस हो गया, सिस्ट हो गया। तो कम से कम ग्रेनाइट का नाम आपको याद रखना है हमेशा। और हिमालय का जो बाहरी भाग है, चूंकि टेथी सागर से हिमालय बना है, और टेथी सागर से बना है, जिसका मतलब क्या है कि बाहरी भाग में अवसादों का जमाव है ना, जो भी डिपॉजिट्स है उसका जमाव है। तो इस कारण से बाहरी भाग में परतदार चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स है। क्लियर हो गया? महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? किलोमीटर, मीटर, 6100 मीटर, ठीक है। और लघु हिमालय की औसत ऊंचाई, हाँ हाँ, मैक्सिमम 4500 मीटर है। और इसका शिवालिक का लगभग 1200-1500 मीटर, है ना, लगभग 1200 से 1500 मीटर, या 900 से 1200 मीटर भी हम लोग पढ़ते हैं, 900 से 1200 मीटर, है ना, इसको ध्यान रखिए। ये बताइए आप लोग कि भारत में स्थित ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पिक किस राज्य में है या यूनियन टेरिटरी में है? पीछे का लाइट क्यों नहीं जल रहा है, कैसे दिखेगा फिर? कहाँ स्विच है? एक आध बार इसको दबा करके देखते हैं आप लोग। पीछे में लाइट नहीं है तो कैसे दिखेगा? कम दिखेगा। पढ़ने के लिए लाइट होना जरूरी है। कोई डिनर का कार्यक्रम तो है नहीं कि किसी भी तरीके से काम चल जाएगा। आज शाम 7 बजे यूट्यूब पे भी क्लास चलेगी, उसमें हम फोकस करेंगे कि आप लोग जो टीआरई देते हैं ना, तो करंट अफेयर्स का कम से कम 15 सवाल हम सोल्व कराएंगे, ठीक है। मतलब उसका 50 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस 50 में 15 जो सवाल है वो करंट अफेयर्स का है, कुछ सवाल ज्योग्राफी का भी है, 5 सवाल ज्योग्राफी का भी है, कुछ सवाल हिस्ट्री का भी है, कुछ साइंस का भी है। तो 7 बजे शाम को क्लास शेड्यूल लगा होगा यूट्यूब पे, मिशन 50 आईएएस वाले पे, कल ही लग गया था, तो उसको देखिएगा। करंट अफेयर्स बढ़िया से बता देंगे सारा, उसमें कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी का भी हिस्सा खींचे। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में स्थित है। और यहाँ पे हिमालय नहीं रहे, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? भारत की सबसे ऊंची चोटी लद्दाख हो, क्योंकि काराकोरम में स्थित केटू है ना, केटू गाडविन आस्टिन जो है 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो कहां पे है? लद्दाख में है।
लद्दाख में है। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है ना। और ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो लैंग्वेज का खेल है, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? कल ही तो हमने बताया था, हिमालय की 10 सबसे 8598 है ना। तो 8598। ठीक है। अब ये सवाल पूछा गया, भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नहीं, महान चोटी है। अच्छा, इसमें ना ये हो गया है। ठीक है, तो काराकोरम को याद रखें, कहाँ पे? केटू वाला। यहाँ पे केटू होना चाहिए। ठीक है, तो केटू गाडविन आस्टिन। सॉरी सॉरी, महान हिमालय है कंचनजंगा, कंचनजंगा, सॉरी। महान हिमालय है। महान हिमालय, मुझे लगा ना कि चूंकि ये वाला पूछा गया सवाल वही वाला था, है ना, कंचनजंगा है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे काराकोरम वाला आ गया है। तो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, 8598 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। महान हिमालय है यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पे ये रहता ना कि भारत में, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब जाकर के ये हो जाता K2। दोनों में बस इतना ही अंतर है। वो भी आएगा शायद, नहीं है। मिलाम ग्लेशियर का संबंध किससे है? मिलाम का, गंगोत्री, मिलाम, जेमू, कल इस पे चर्चा हुई थी, कल ही हुई क्लास में। तो महान हिमालय में जो ग्लेशियर्स है, महान हिमालय का जो मिलाम ग्लेशियर का संबंध किससे है? महान हिमालय से। ग्रेटर हिमालय का है ना। कल हमने लिखवाया था क्या क्या? गंगोत्री का नाम लिखवाया था, मिलाम का नाम लिखवाया था, और जेमू का। जेमू कहाँ पे है? जेमू कहाँ पे है? सिक्किम में। बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान, बहुत आसान है। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बोमडिला हो गया, है ना। उसके बाद एक दर्रा है पांगसू, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। एक योंगयाप है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। दर्रा पे चर्चा हो गई, अभी हुई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय का भाग नहीं है? ये बताना है आपको। जो लोग नई आज जिनकी उपस्थिति है उनको पता चल रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि लद्दाख किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का है, ट्रांस हिमालय का है। और ट्रांस हिमालय में और कौन सा श्रेणी है? काराकोरम है, काराकोरम। दूसरा था लद्दाख, तीसरा था जास्कर, और चौथा था कैलाश। तो ये ट्रांस हिमालय की 4 पर्वत श्रेणी है, जो ये तिब्बत में है। तो लद्दाख इसलिए नहीं है क्योंकि वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, ये सब का सब मध्य हिमालय का ही है। एक महाभारत भी था। महाभारत इसलिए भी जानिए ना क्योंकि महाभारत का संबंध बिहार से है तो नेपाल में, लेकिन इसमें बिहार की जो 3 मुख्य नदी है, एक का नाम है बागमती, बागमती, एक का नाम है कमला, और एक का नाम है महानंदा। ये बिहार की 3 मुख्य नदी महाभारत श्रेणी से ही निकलती है। समझ गए? मतलब पूछा जा सकता है, तो तीनों नदी का भी नाम याद रखिएगा। नदी वाले में मैं आपको बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर घाटी में स्थित है? यह आज आपको बता दिया जाएगा। घाटी में स्थित है। अभी तक आप लोगों को ना हिल स्टेशन का दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, लेकिन ये पूछ दिया घाटी में है, तो देहरादून को याद रखेंगे। अभी दून में बताऊंगा कि दून का जो मतलब है वो घाटी ही है। ठीक है। हिमालय के उत्तरी भाग में ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? हिमालय के उत्तरी भाग में बहुत ज्यादा ग्लेशियर, इसके पीछे? नहीं, वर्षा तो है ही नहीं। कल ही मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हिमालय का उस पार वाला हिस्सा है वो रेन शैडो जोन है, वृष्टि छाया प्रदेश है। तो मंद ढाल होगा, मंद ढाल। जो उत्तरी भाग है ना, जैसे मान लिया जाए ढाल थोड़ा कम रख दें हम, ये ऐसे भारत की तरफ जो ढाल है वो ऐसे है, तो इधर में हो गया भारत,
और इधर में हो गया चीन। यही है ना। हिमालय के उस पार अगर देखें, मोटा मोटी मतलब अक्साई चीन मान लीजिए, तो हिमालय के उत्तरी भाग में हिमनदों का जमाव इसलिए है क्योंकि ढाल जो है काफी कम है, इस कारण से हिमनद वहां पे स्टेबल रह जाता है। इधर रहेगा तो क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा, है ना। इस कारण से अवलांचे का नाम आप लोग सुने ही होंगे, हिमस्खलन हो रहा है ना। तो हिमस्खलन की स्थिति आ जाएगी, ढाल ज्यादा रहेगा तो मंद ढाल के कारण हिमालय के उत्तरी भाग में हिमनद का जमाव अधिक है। यही कारण ये भी है कि काराकोरम भी जो देखेंगे आप लोग उस तरफ में तो ढाल नहीं है, चीन की तरफ में ढाल नहीं है, तो हिमनद बहुत ज्यादा है। कल आप लोगों को बताया था ना, सियाचो, वियाफो, बाल्टोरा, बटुरा, ये सब जितना भी ग्लेशियर है वो काराकोरम पे स्थित है। अब आ जाते हैं हम कल वाले टॉपिक को। कल कुछ हिस्सा बचा रह गया था ना शिवालिक का। कल वाला लगता है पीडीएफ इसमें सेव नहीं है। 8598, 8598। खैर इसका वो पीडीएफ नहीं है, आपको ऐसे ही बताते हैं। हाँ, ठीक है। लास्ट में शिवालिक बच गया था हम लोग को जानना। मध्य हिमालय तक कल डिस्कशन हो गया था, शिवालिक बच गया था। और इसको मानचित्र में देखें तो सबसे ऊंचा हो जाएगा महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक। शिवालिक, तो शिवालिक कहने का मतलब ये हो गया कि पूरे के पूरे हिमालय का ये सबसे आउटर हिस्सा हो गया, बाहरी भाग हो गया। और इसका निर्माण कब हुआ होगा, महान हिमालय और लघु हिमालय के बाद होगा। तो पहला इसके बनने की प्रक्रिया या बनने का जो समय हो गया, महान हिमालय के बाद हो गया, लघु हिमालय के बाद, महान लघु के बाद, यानी कि यह हिमालय का सबसे आखिरी में उभार हुआ होगा, सबसे लास्ट में उभार हुआ होगा। तो ये उभार का समय भी हमने बताया था पहले, कब हुआ है, कब हुआ है, प्लायोसिन काल के आखिरी समय में शिवालिक का उभार होना शुरू हो गया था और प्लिस्टोसिन आते आते शिवालिक अपने स्वरूप में आ गया था। तो शिवालिक बना कब, प्लिस्टोसिन काल के आरंभ में। ठीक है, प्लिस्टोसिन काल के आरंभ में। नाम अगर डिफिकल्ट हो ना तो किसी के ऊपर रख दीजिए, आप लोग के पास जिनका कॉल ज्यादा आता होगा। जैसे मैं फिलोसफी पढ़ रहा था तो उस समय बड़ा डिफिकल्ट वर्ड था हेराक्लिटस, विटगेंस्टीन। अब ये सब ना जल्दी याद होता नहीं था, तो एक फ्रेंड जो लगातार कॉल करता था उसका नाम शशि से हटा करके मैंने हेराक्लिटिस कर दिया। तो दिन भर में क्या हुआ कि 3-4 बार उसका नाम का मुझे रिपीटिशन होने लगा तो याद हो गया। तो ठीक वैसे ही आपको लगे ना कि कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन याद नहीं आ रहा है, तो उसका किसी के ऊपर नाम रख दीजिए, 3 से 4 दिन में आपको नाम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जितना भी टफ नाम याद आए, जैसे कार्बनीफेरस का तो बहुत अच्छा रोल आपके एग्जाम में है। कार्बनीफेरस ये क्यों है, क्योंकि इसमें
पैंजिया का विभाजन हुआ था। अब किसी को नाम याद नहीं आया तो सबसे नजदीकी फ्रेंड का नाम रख दीजिए। कार्बोनिफेरस का कॉल अभी आ गया है ना, तो याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो घर जाते के साथ वो दिमाग से निकल जाता है, और किताब में तो लिखा नहीं मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है। तो एक ही बार में आप लोग पढ़िएगा और भूल भी जाइएगा, तो बेहतर है। फिलोसफी में बहुत सारा ऐसा टर्म्स था ना, खास करके वेस्टर्न फिलोसफी में, कि वो हम लोग के रेंज से बाहर था। मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन करने में भी दिक्कत है, जल्दी आ ही नहीं रहा है, बोलने ही नहीं आ रहा है, तो उसको सब पे ना फिट करना शुरू कर दिए। तो शिवालिक का जो निर्माण हुआ था वो प्लीस्टोसीन काल के आरंभ में ही हो गया था। तो ये हिमालय का सबसे बाहरी भाग है जो सबसे नया हो गया। इसका मतलब क्या है कि हिमालय के तीनों रेंज में सबसे नया कौन सा हुआ? शिवालिक। ठीक है, इस कारण से इसकी औसत ऊंचाई तुलनात्मक रूप से कम है और 900 से 1200 मीटर है। 900 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। जब मध्य हिमालय बना था, तो मध्य हिमालय के बनने के बाद काफी समय तक तो ऐसे ही खाली होगा, शिवालिक तो था ही नहीं, तो क्या होगा? प्लेन होगा, समतल भूमि होगा। तो समतल भूमि ना होकर के मध्य हिमालय के बनने के बाद ऐसा बताया गया भूगोलवेताओं के द्वारा कि यहाँ पे एक इंडो ब्रह्म नाम की नदी बहती थी। एक नदी थी जिसका नाम इंडो ब्रह्म था, और इसी इंडो ब्रह्म नदी में महान हिमालय और लघु हिमालय से लाया गया सारा मलबा जो था, जो डिपोजिट था, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। ठीक है, बाद में प्लायोसीन काल में इसमें उभार होना शुरू हो गया, क्योंकि ये प्लेट इधर से खिसक रहा है, यानी कि इंडियन प्लेट, और उधर से यूरेशियन प्लेट। तो इस कारण से इसके मलबा में मोड़ उत्पन्न होना शुरू हो गया और शिवालिक बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आज शिवालिक है वहां पे कभी इंडो ब्रह्म नामक नदी बहती थी, है ना। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब शिवालिक का विस्तार कितना हो जाएगा? तो शिवालिक का जो रेंज है पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूरब में कहां तक होगा? अरुणाचल प्रदेश तक होगा। पूर्व में अरुणाचल, बहुत सारी किताबें नागालैंड तक भी बताती है, और कुछ किताबें आपको बताएंगी बिहार में कोसी नदी तक भी है। खास करके आप लोग क्राउन जब पढ़िएगा तो बताया जाएगा कि बिहार में कोसी नदी तक इसका विस्तार है। लेकिन चूंकि शिवालिक जो है वो पूरा का पूरा रेंज के रूप में नहीं है, टूटा फूटा है। टूटा फूटा है, गैप की स्थिति है, इस कारण से इसका विस्तार सिर्फ बिहार नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश तक है ना। इसको याद रखिएगा। तो शिवालिक के बारे में लिखना चाहेंगे कि छोड़ दें? लिखिए, इंडो ब्रह्म, ब्रह्म INDOBRAH। कितना लिखवा दिए थे? हुआ है, ठीक है। आज फिर से लिख लीजिए, जो लोग नए हैं ना उनके लिए भी कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए शिवालिक, और जिनके पास पुराना मैटर नहीं है वो किसी से कॉपी लेकर के फोटो कॉपी करा लीजिएगा, या अपने फोन में फोटो खींच लीजिएगा। शिवालिक, सबसे पहले क्या करना है कि छोटा सा फोटो बना लेना है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये हो जाएगा शिवालिक, ये हो जाएगा मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, और ये हो जाएगा ग्रेटर हिमालय। तो ये शिवालिक हो जाएगा। शिवालिक सबसे पहले आप लिखिए बना कब था, लिखेंगे आप लोग। शिवालिक को हम यह ऐसे लिखिए, यह हिमालय का या हिमालयन रेंज का, यह हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। शिवालिक हिमालय का सबसे बाहरी भाग है, इसी कारण इसे आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय, इसी कारण इसे आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य ध्यान से लिखेंगे आप लोग, बा आधा ह और य, और ह को ना य में सटा दिया जाता है, बाह्य हिमालय कहा जाता है। शिवालिक का निर्माण आगे पॉइंट दे करके, शिवालिक का निर्माण प्लीस्टोसीन काल के आरंभ में हुआ था। प्लीस्टोसीन काल के आरंभ में हुआ था। शिवालिक का निर्माण प्लीस्टोसीन काल के आरंभ में हुआ था।
बोर्ड पे लिख दें, पूरा लाइन लिख दें। हाँ, अच्छा, प्लायोसिन का, प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन। शिवालिक का निर्माण प्लिस्टोसिन काल के आरंभ में, शुरू में ही हो गया था। जैसे प्लिस्टोसिन का मतलब कि ये क्या बता रहा है, ये जियोलॉजिकल टाइम बता रहा है, पृथ्वी का ये समय सारणी है। जैसे हम लोग अभी अभी के बारे में क्या कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर 8 बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा या 10 बज रहा होगा, मान लीजिए 9:15 बज रहा है, तो उसमें हम लोग क्या जिक्र करें, 9। और थोड़ा सा हम लोग इसको बड़े फॉर्मेट में बताए तो क्या बोलेंगे, घंटा हो सकता है। उसके बाद भी अगर देखें तो दिन के रूप में कह सकते हैं कि आज शुक्रवार है, फ्राइडे है। फ्राइडे क्या बता रहा है, एक समय ही तो बता रहा है ना। मंथ क्या है, एक समय बता रहा है। ईयर क्या बताता है, एक समय बताता है। तो प्लिस्टोसिन काल भी एक समय बता रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि शिवालिक का निर्माण प्लिस्टोसिन काल के आरंभ में, तो काल आ ही रहा है ना। और चूंकि पृथ्वी की आयु कितनी है, मोटा मोटी 4.6 बिलियन ईयर है, 4.6 बिलियन ईयर है। इसका मतलब कि बहुत बड़ा समय हो गया, बहुत बड़ा समय हो गया है ना। तो उसी को बांट दिया गया। जो लोग नए आए हैं ध्यान रखेंगे, हम लोग सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा को देखे थे। प्री कैम्ब्रियन में 2 हिस्सा था, कैम्ब्रियन और आर्कियन था, है ना। उसके बाद हम लोग मेसोजोइक देखे थे, है ना। तो ठीक वैसे ही लास्ट में आते आते ये प्लिस्टोसिन और होलोसिन काल में हम लोग छोड़ दिए थे, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। इसी प्लिस्टोसिन काल के आरंभिक समय में शिवालिक बना था। अभी ये भी इतना जल्दी समझ में इसलिए नहीं आएगा ना, क्योंकि इस पे 1-1.5 घंटे की क्लास चल गई थी। 1.5 घंटे की क्लास चली थी ना, 1.5 घंटे की क्लास चली, प्लस एमसीक्यूज करवाए, प्लस लगभग 50 बार हमने उसको रिवाइज आप लोगों को कराया, है ना। कितना आज भी रिवीजन करवाए, तो इतना होते होते आप लोग को याद हो गया होगा। और शिवालिक का लिखे विस्तार, शिवालिक का विस्तार, शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक का विस्तार पश्चिम में पंजाब से, पश्चिम में पंजाब से, मतलब पंजाब का एक जगह बताया जाता है पोटवार बेसिन, पोटवार बेसिन। तो पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन से पूर्व में, पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है, अरुणाचल प्रदेश तक है। पंजाब से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पोटवार, हाँ, पोटवार भी लिख दिया जाता है। पोटवार बेसिन से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। इसकी औसत ऊंचाई, नाम है, नाम कितना डिफरेंट होता है आप लोगों को पता ही है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है, लगभग 900 से 1200 मीटर है। एक नोट डाल दीजिएगा, आज जहां शिवालिक पर्वत है, आज जहां शिवालिक पर्वत है, वहां अतीत में, पास्ट में, वहां अतीत में इंडो ब्रह्म नाम की नदी प्रवाहित होती थी, बहती थी। इंडो ब्रह्म नाम की नदी प्रवाहित होती थी वहां अतीत में। आज जहां शिवालिक है वहां अतीत में इंडो ब्रह्म नाम की नदी बहती थी, प्रवाहित होती थी। और जैसे आज जहां जिस बिल्डिंग में आप लोग बैठे हैं, हो सकता है कि पास्ट में यहाँ पेड़ पौधा हो, यही ना। उसी को हम लोग रिप्लेस कर दिए, शिवालिक रिप्लेस कर दिया उसको, इंडो ब्रह्म नाम की नदी बहती है। तो यहां तक आते आते अभी हम लोग शिवालिक तक देखे, है ना। अब आप लोग बताएंगे कि महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, अब क्या यहां पे कौन सा बेसिन है, अब कौन सा बेसिन है, गंगा नदी वाला नहीं है, क्या है, गंगा नदी। तो इसको आप कह सकते हैं इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा। अगर कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बेसिन अब आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक बेसिन दिख ही रहा है।
अब मान लिया कि कालांतर में इसी में मलबा वगैरह सब भरा रहे तो एक और उभार होगा, तो हो सकता है कि भविष्य में शिवालिक के बाद भी एक पर्वत आ जाए। क्योंकि बनने की प्रक्रिया मिलियन ईयर में है ना, तो अभी पता नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? हिमालय की आयु कितनी है? कल ही तो बताया था हमने, 7 करोड़ वर्ष पुराना है हिमालय। 7 करोड़ साल पुराना है, मतलब महान हिमालय। और हम लोग का इतिहास कितने समय तक का है? मुश्किल से 5,000 साल का है। मानव सभ्यता का इतिहास मात्र 5,000 साल का ही है ना। सिंधु घाटी सभ्यता भी अगर या वैदिक सभ्यता से देखिएगा तो मोटा मोटी आता है 5,000 साल, और ये करोड़ की बात कर रहे हैं। अब हम लोग तीसरा जो देखते हैं, नहीं दूसरा ही ना, उत्तर का जो पर्वतमाला था, उसके बाद हम लोग दूसरे में प्रवेश करते हैं, मध्यवर्ती भारत का मैदान। यानी कि अब हम लोग प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, उत्तर भारत का मैदान या मध्यवर्ती मैदान भी कहते हैं, क्योंकि जो हिमालय है और प्रायद्वीपीय भारत है, इन दोनों के मध्य में मैदान है, तो हम लोग इसको मध्यवर्ती मैदान भी कह देते हैं। मध्यवर्ती मैदान या उत्तर भारत का मैदान या उत्तर भारत का मैदान। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा बिना कुछ लिखे आप लोग बताइए कि मध्यवर्ती भारत का जो मैदान है, मध्यवर्ती जो मैदान है, वो किन किन नदियों के द्वारा बन सकता है? मुख्य रूप से 3 नदियां हैं। कौन कौन सा है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यमुना किस में आएगा? गंगा की सहायक नदी में आ जाएगा। यानी कि ये 3 मेजर रिवर हो गई और इसकी सहायक जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां प्लस इसकी सहायक नदी के द्वारा लाए गए डिपोजिट से बना है, मलबे से बना है ना। तो मध्यवर्ती मैदान का पहला क्या हो गया? कोई दिक्कत आ रही है तो नहीं लेंगे। इंडिया में नहीं है तो सिंधु और उसकी सहायक नदी भी तो है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है। उसको छोड़ देंगे हम लोग? पंजाब को छोड़ दें, कश्मीर को छोड़ दें, डोनेट कर दें किसी को? ऐसा तो नहीं होगा ना कि पाकिस्तान में बह रही है तो वैसे देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र भी इंडिया में कम है ना। तो नहीं, दिमाग इनका ठीक चल रहा है, अब उसको कंसाइज करने की जरूरत थी। तो सिंधु, इंडस, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग हिमालय में क्या देख रहे थे कि 2 प्लेटों के टकराने से पर्वत बन रहा है, लेकिन मैदान कैसे बन रहा है? उसी हाइट से जो नदी निकल रही है ना, वो अपने साथ क्या मलबा लेकर के आती है। अभी जैसे बाढ़ का समय है, आप लोग जाकर के गंगा किनारे देखिएगा तो जो गंगा नदी का पानी है ना, उसमें ना आपको गाद दिखाई देगा। उसको कहते हैं सिल्ट, क्ले और मड, है ना। सिल्ट, क्ले, मड कहते हैं। और वो जब कहीं बिखर जाएगा तो उसको हम लोग एलुवियल सोयल कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कहाँ से आ रहा है? ये सारा नहीं, ये सब हिमालय से ही तो आ रहा है ना, ठीक है। वो सारा का सारा जो गाद है या डिपॉजिट्स है, वो सब कहीं ना कहीं से आ ही रहा है। अब इसी को दोनों किनारे, जैसे अभी गंगा का पानी जाके देखिएगा तो दोनों किनारे पे बहा हुआ है, बहा है। इसका मतलब ये हो गया कि गंगा की घाटी का जो दोनों किनारा है, अब उस पर एक लेयर मिट्टी का बैठ जाएगा, है ना। यानी कि दोनों किनारा भी ऊंचा थोड़ा सा होगा, एक एक लेयर ऊंचा होते जाएगा। तो मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए डिपॉजिट्स के जमाव से हुआ है। दूसरा इसका मुख्य भाग हो जाएगा कि हम लोग इस मैदान को ना 4 भागों में बांट देते हैं। जो मिट्टी का कण है, कण क्या है? बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है। तो इस कणों के आकार पे हम लोग इसको 4 भाग में बांट देते हैं। एक का नाम हो जाता है भाबर, एक का नाम हो जाता है तराई, एक का नाम हो जाता है बांगर और एक का नाम हो जाता है खादर। तो मध्यवर्ती मैदान को या उत्तर भारत के मैदान को हम लोग 4 भाग में बांट करके अध्ययन कर लेते हैं। जो भाबर है, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कण मिलता है। कणों का जो आकार है वो बहुत बड़ा चट्टानी टुकड़ा है। हम लोग उसको मिट्टी के रूप में नहीं कहेंगे, उसको चट्टानी टुकड़ा के रूप में कहेंगे। वो पूरा का पूरा एरिया है। तराई में कणों का आकार थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि ये और आगे बढ़ा। जैसे किसी पहाड़ से नदी उतरती है, तो नदी तो उतर रही है,
तो वो अपने साथ जो सबसे बड़ा चट्टानी टुकड़ा लेकर के आएगी, वो पर्वत के फुटहिल पे जमा कर देगी। आगे कौन सा चट्टानी टुकड़ा जाएगा? जो वजन में हल्का हो, छोटा हो। जो जो छोटा रहेगा वही ना आगे जाएगा। अभी जो आप लोग गंगा नदी देख रहे हैं, उसमें कौन सा एकदम महीन बारीक कण है, मोटा मोटा टुकड़ा तो नहीं बहा रही है। लेकिन यही ऋषिकेश में जाके देखिएगा आप लोग, तो गंगा नदी क्या है, चट्टानी टुकड़ा बहा रही है, आपको दिखाई देगा। ऋषिकेश में जाने के बाद वो दिखाई देता है। यही कारण है कि जब पानी कम होता है तो आप लोग देखिए दोनों किनारे पे बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा है ना। और कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि जहाँ पे टुकड़ा है वहीं पे गंगा नदी बहुत गहरी भी हो, मतलब वो अपने साथ इतना अपर्दन कर देती है कि गहराई बहुत अधिक हो जाता है। तो जैसे ही लोग चढ़ते हैं तो जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं वो रोकते हैं कि आप मत उतरिए नीचे, मौसम डूब जाए वहीं पे। मतलब पत्थर पे खड़े हैं, उतरेंगे तो डूब सकते हैं, इतनी गहरा वहाँ पे होता है। तो नदी का मतलब ये हो गया कि जब वो बह रही है तो सबसे बड़ा चट्टानी टुकड़ा अपने पर्वत के सबसे समीप में जमा कर देगी, फुटहिल में जमा कर देगी, और वही टुकड़ा आगे जाएगा जो इससे छोटा हो। तो जो छोटा वाला टुकड़ा वाला हिस्सा है उसको हम लोग तराई कह रहे हैं, वो थोड़ा और आगे मिलेगा, भाभर की ओर दक्षिण में मिलेगा। बांगर कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें कणों का आकार और छोटा है और कम है और स्मॉल साइज है। और जो खादर होगा एकदम महीन, एकदम बारीक कण खादर का हो गया। तो चट्टानी कणों के आकार पे हम लोग मध्यवर्ती मैदान को 4 भागों में बांट देते हैं, भाभर, तराई, बांगर और खादर। क्या लिखिएगा, भी रुक जाइए। अब जैसे हम लोग फोटो के आकार पे देखें तो शिवालिक इसको मान लीजिए, शिवालिक। इसका मतलब है कि इसके फुटहिल पे कौन सा होगा? भाभर, भाभर, फिर तराई, फिर बांगर, और नदी के दोनों किनारे पे खादर हो जाता है, खादर। तो इसका जो भौगोलिक आप वितरण देखिए, तो शिवालिक से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे चट्टानी कणों का जो आकार है वो बारीक होते जाएगा, महीन होते जाएगा, है ना। इसी कारण से इसको हम लोग सिल्ट, क्ले और मड कहते हैं। सिल्ट, क्ले, मड, ये कहते हैं, है ना। लिखना चाहेंगे आप लोग तो लिख लीजिए, हालांकि लिखा हुआ होगा पीपीटी में, लिखा हुआ है कि इसको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही 3 मेजर नदियां हैं, है ना। और इसका ये सबसे नवीनतम हो जाएगा, आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सबसे नवीनतम है। हमने संरचना वाले भाग में क्या बताया था कि जो सीनोजोई काल है उसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक का नाम हो जाता है प्लिस्टोसिन, है ना, और एक का नाम होलोसिन। तो प्लिस्टोसिन काल में बांगर का निर्माण और होलोसिन में खादर का निर्माण। तो होलोसिन में भी खादर है। जो मतलब बांगर बनना शुरू हो गया था प्लिस्टोसिन काल में, प्लिस्टोसिन काल के आखिरी समय में, क्योंकि शुरू में तो शिवालिक बन ही गया था, है ना, आखिरी समय में बांगर, और होलोसिन में बांगर भी है, खादर भी है। लेकिन बेसिकली खादर को आप अच्छे से याद रखेंगे, खादर का निर्माण आज भी हो रहा है, आज भी खादर बन रहा है। क्यों? क्योंकि हर साल बाढ़ आ रहा है, और जब हर साल बाढ़ आ रहा है तो नदी अपने साथ मलबा लेकर के आती है, दोनों किनारे पे फैला देगी, और जब फैला देगी तो उसी को तो हम लोग खादर बोल रहे हैं, तो उसी को हम लोग खादर बोल रहे हैं। तो होलोसिन में खादर का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, क्या है, हाँ लिखवा देते हैं, अभी थोड़ा समझ लीजिए, लिखवाने का भरपूर समय मिलेगा आपको। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो प्लेन्स के रूप में है, इंडो गैंगेटिक, और नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा भी शामिल कर लेंगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कि नहीं है? है कि नहीं है सहायक नदी? जैसे गंगा की है ही, कौन कौन सा है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, धनश्री का नाम सुने होंगे आप लोग, मानस का नाम सुने होंगे, कामेंग का नाम सुने होंगे, है ना, दिबांग का नाम सुने होंगे, सब तो हमने बताया ही है। लोहित का नाम सुने होंगे, बूढ़ी दिहिंग है, ये सब सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, वो भी अपने साथ कुछ ना कुछ मलबा लेकर के आएगी। और इस मैदान की लंबाई उतनी ही है जितना महान हिमालय है, लगभग 2400 किलोमीटर इसका लंबाई है, और चौड़ाई जो है 100 से 500 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। और हिमालय के निर्माण के बाद इसके दक्षिण में एक बेसिन का निर्माण हो गया था,
और इसी बेसिन में हिमालय की नदियों के द्वारा लाए गए मलबों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसमें जलोढ़ की गहराई अधिकतम 2000 मीटर तक है, मतलब 2 किलोमीटर नीचे तक जलोढ़ की गहराई। उसके बाद फिर क्या होगा? प्राइमरी रॉक्स होगा, चट्टान होगा, ठीक है। तो 2000 मीटर तक गहराई पाई जाती है और हिमालय के नजदीक में जलोढ़ की गहराई अधिक है, और दक्षिण में यानी कि प्रायद्वीप की तरफ हम लोग जाते हैं तो जलोढ़ कम होते जाएगा, स्वाभाविक है, कम होते जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसको 4 भाग में बांट दिए थे। इसका भी स्टडी आपको कराना बाकी रह गया है। लिखना चाहेंगे तो लिखिए। कहां से पीछे कर दें? यहां से। इसको क्या लिखेंगे आप लोग? लिखिएगा। हाँ, इसीलिए ज्यादा आप लोग समझ गए। खैर, तो कुछ भी लिख लेने दीजिए, नाम कम से कम याद होगा ना। प्लिस्टोसिन, होलोसिन, ठीक है। जिसका नाम पिंकी रहेगा ना उसको प्लिस्टोसिन कर दीजिए, और जिसका नाम कुछ ह से रहेगा होलोसिन। याद हो जाएगा, 2-3 दिन अभ्यास करना है, याद हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हम लोग जब पढ़ते थे ना, एक ही दिन में 20-20 दार्शनिक आ गए हैं। अब 20 का नाम याद कैसे हो? तो सब क्या क्या बोल रहे हैं? कहाँ पे हेडिंग लिखे हैं? मध्यवर्ती भारत का मैदान लिखेंगे आप, उत्तर का विशाल मैदान। इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण, इस मैदान का निर्माण गंगा, पहले सिंधु, सिंधु गंगा, इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्रा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा एवं उसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज, एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए, एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से हुआ है। मलबों के निक्षेप से हुआ है, नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स मलबों के निक्षेप से हुआ है। यह हिमालय का सबसे यह सबसे नवीन संरचना है, सबसे लेटेस्ट स्ट्रक्चर है। यह सबसे नवीन संरचना है जिसका निर्माण प्लिस्टोसिन काल के आखिरी समय से, जिसका निर्माण प्लिस्टोसिन काल के आखिरी समय से, अंतिम समय से, जिसका निर्माण प्लिस्टोसिन काल के आखिरी समय से होलोसिन काल अर्थात वर्तमान समय में भी हो रहा है, अर्थात वर्तमान समय में भी हो रहा है, अर्थात वर्तमान समय में भी हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? यह सबसे नवीन, यह सबसे नवीन हो गया संरचना, ठीक है। आगे लिखेंगे आप लोग, यह भी लिख लीजिएगा, सबसे नवीनतम भाग ये है भारत का। उसके बाद लंबाई चौड़ाई लिख लीजिएगा, लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी सामान्य चौड़ाई 100 से 500 किलोमीटर के बीच में है। बस पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इस मैदान की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, जो पंजाब से लेकर नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसकी सामान्य चौड़ाई 100 से 500 किलोमीटर के मध्य है। अरुणाचल कर दीजिए, क्या दिक्कत है? दोनों का तो सेम ही आखिरी पॉइंट पे ही है। बुक्स में लिख दिया जाता है, ठीक है। दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिए? आगे लिखिए, थोड़ा सा फास्ट लिखिए आप लोग, ताकि जो समय बचे उसमें और ज्यादा इसको खत्म कर सकें। इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दें। इसका लिखेंगे आप लोग, लिख लीजिए। बेसिन, बेसिन का जैसे महान हिमालय बना, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो प्लेट कहता है कि जब 2 प्लेट आपस में टकराए, अब प्लेट की परिभाषा बताएं, प्लेट समझ में आता है? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा लैंड का हिस्सा है, टुकड़ा है, इससे बताएगा कि धरती जो है 7 बड़े प्लेटों में विभाजित है।
तो प्लेट मान लीजिए कि ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है वो प्लेट हम लोग कह रहे हैं। तो जब दो प्लेट टकराती है तो जो बड़ा वाला प्लेट है वो नीचे चला जाता है और जो हल्का वाला प्लेट है वो ऊपर ही रहता है। अब इन दोनों के पास क्या है, पर्वत का निर्माण होता है। और जब पर्वत बन जाता है तो पर्वत जब बनता है तो प्लेट का जो एक हिस्सा है यहाँ पे ना, एक बेसिन, मतलब हम लोग बेसिन नहीं देखते हैं, गहरा वाला हिस्सा, गहरा वाला हिस्सा, तो एक बेसिन का निर्माण की गहराई वाला भाग, धंसा हुआ भाग भी बन जाता है। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से जो लैंड है वहां पे एक बेसिन का निर्माण हो जाता है। वो कहता ही है, वो मतलब उसकी पूरा व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे बताता है कि भारी वाला प्लेट नीचे चला जाता है तो आपको मानना पड़ेगा कि वो नीचे ही जाता है, वो ऊपर नहीं आता है, जो व्याख्या किया गया है। तो एक बेसिन यानी कि गहरा वाला हिस्सा, धंसा वाला हिस्सा बन जाता है। और जब कभी बारिश होने लगता है, अब चूंकि हिमालय है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर्स है, तो बारिश तो एक नदी आएगी ही आएगी, तो नदी के आने से क्या होगा, यहाँ जल भराव हो जाएगा। अब जब लंबे समय तक चलते रहेगा तो इसमें मलबा इकट्ठा होगा ना, जैसे पर्वत से आ रहा है तो कुछ ना कुछ लेकर के नदी अपने साथ आएगी ही। कभी हो सकता है कि बालू लेकर के आए, कभी चट्टानी टुकड़ा, कभी हो सकता है कि वनस्पति, जो भी वहाँ पेड़ पौधा टुकड़ा होगा वो सब लेकर के आएगी और जमा कहाँ करेगी, फुटहिल, उसी बेसिन में जमा कर देगी, है ना। तो धीरे धीरे वो क्या है, भरते जाएगा। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये कहता है कि जब कभी इसी बेसिन में, इसको जियोसिंक्लाइन नाम दिया गया, भूसन्नति कहा गया है, भूसन्नति कहा गया है। तो जियोसिंक्लाइन में जब कभी मलबा जमता है, जब कभी मलबा जमता है तो एक सीमा तक ही इसको ना बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, एक लिमिट होता है। अगर उस पर और दबाव पड़ेगा तो क्या है कि वो धीरे धीरे ये जो मलबा है उठना शुरू हो जाएगा, किनारे पे उठना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मलबा है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार जो प्लेट है वो रुका नहीं रहता, वो गतिशील है, उसमें क्या है, गति है। तो दोनों तरफ से प्लेट गतिशील है और जैसे ही इसमें धंसाव की क्रिया होगी तो किनारे वाला हिस्सा जो है, ये जो मलबा है, ये उठना शुरू हो जाता है और उठ करके पर्वत बनाता है। तो हिमालय के तीनों श्रृंखला का जो निर्माण हुआ है ना, इसी टेथी सागर भूसन्नति के मलबे से, उसमें मोड़ पड़ने से हुआ है। तो सबसे पहले महान हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक। जब शिवालिक बन गया तो यहीं पे एक बेसिन का निर्माण हुआ है और इसी बेसिन में फिलहाल हम लोग मैदान के बारे में देख रहे हैं। क्लियर हो गया? बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है, बिना टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किए बिना। नहीं तो कोबर बताते हैं कि उसके किनारे वाले को हम लोग क्रेटोजेन का नाम दी, तो ये सब बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, वो समझाने में बहुत समय चला जाएगा। तो जलोढ़ की जो गहराई है वो 2000 मीटर तक पाई जाती है। हिमालय के नज़दीक में जलोढ़ की गहराई ज़्यादा होगी, ये स्वाभाविक है ना। और जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत की तरफ, तो कम होती जाएगी। और उसके बाद असल में सारा इंपॉर्टेंट यही है, भाभर, तराई, बांगर और खादर। इसको ना मिट्टी में भी पढ़ना पड़ेगा, मिट्टी में भी। पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी है ना वो कहीं ना कहीं हम लोग का वो रिपीट होते रहेगा। जैसे जैसे संरचना पढ़ रहे थे ना, तो संरचना का बहुत सारा हिस्सा फिजिकल जो डिवीजन था उसमें हम लोग देखे थे, भारत के भौतिक प्रदेश में देखे थे ना। ठीक वैसे ही मिट्टी आएगा तो वापस उसमें हम लोग प्लीस्टोसीन और होलोसीन करेंगे, समझ गए। क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो चेन की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक बार हमने कहा भी था कि स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो सब आसान लगना शुरू हो जाएगा। एग्रीकल्चर जब पढ़ेंगे तो आप लोग खुद ब खुद बता देंगे कि भारत के किस हिस्से में चावल हो रहा है, किस हिस्से में गेहूं, किस हिस्से में गन्ना हो रहा है। बताना बहुत आसान रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से पहले आपको मिट्टी पढ़ा दिया जाएगा और जैसे ही मिट्टी पढ़ाएंगे तो उसी संरचना पे मिट्टी का निर्माण हुआ है। जैसे काली मिट्टी कहाँ बना है, महाराष्ट्र, दक्कन वाले इलाके में, है ना। तो स्ट्रक्चर पढ़ लिए तो मिट्टी भी समझ में आ जाएगा और जब मिट्टी पढ़ लेंगे तो उसमें जितना भी फसल है, कृषि है, वो समझ में आ जाएगा। बिहार में कॉफी और चाय बहुत बड़े पैमाने पे क्यों नहीं होता है? सॉयल नहीं है वैसा, हाँ, तो उस मिट्टी में नहीं होगा। और दूसरा, रेनफॉल और टेम्परेचर, जो क्लाइमेट है वो नहीं है, क्लाइमेट भी नहीं है। तो इतना पढ़ेंगे तो फिर वापस से किस में डिस्कशन होने लगेगा? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या है? जलवायु होने लगा, है ना, और फिर सॉयल की बात होने लगी। तो कैसे रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं तो उसमें एक ही आइटम रहता है, मसाला जो है अलग, मसाला एक ही रहता है, आइटम का नाम बदल जाता है। तो भूगोल वैसा ही है,
पनीर बटर मसाला, मसाला सब वही है, नाम क्या है चेंज होता जा रहा है, ऐसा नहीं है, सब आइटम एक ही रहता है। तो ठीक वैसे ही भूगोल जब पढ़िएगा आप लोग तो समझिए कि नाम आपको अलग अलग दिख रहा है, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से लिंक है। बिना जलवायु पढ़े कृषि कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बिना स्ट्रक्चर पढ़े मिट्टी समझ में ही नहीं आएगा। अब जैसे ही इंडस्ट्री पढ़िएगा उद्योग, तो भी आपको उसमें चर्चा होगी कि बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि वैसा यहाँ का परिवेश नहीं है। अब देखिए इसका लोकेशन, तो सबसे पहले हिमालय यानी कि शिवालिक हो गया, शिवालिक के साउथ में भाबर, इसमें आपको चट्टानी टुकड़ा या जो कण है वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, तराई में थोड़ा छोटा हो जाता है। और देखिए बांगर, ये जो एरो है वो ये बताना चाहता है कि जो खादर है, खादर कहाँ पे है, नदी के दोनों किनारे पे खादर है, और खादर से थोड़ा दूर जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच जा पा रहा है वो बांगर है। ठीक है, फोटो में बहुत क्लियर नहीं तो आप मान लीजिए कि इसका जो कण है वो थोड़ा और छोटा है, इसका जो कण है और थोड़ा छोटा है। तो बांगर मिट्टी का विस्तार वहां पे हुआ है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, और जहां हर साल बाढ़ आ रहा है नदी के दोनों किनारे पे, वहां पे खादर बन गया है। तो एक तरीके से आप एक मैप के माध्यम से ध्यान रखिएगा कि शिवालिक के फुटहिल पे क्या है, भाबर है, जहां पे चट्टानी टुकड़े सबसे ज्यादा बड़े हैं। उसके दक्षिण में तराई है। तराई क्यों बना है, तराई इसलिए बना कि नदी अपने साथ बड़ा बड़ा कण को परिवहन नहीं कर सकती है, दूर तक नहीं कर सकती है, सबसे बड़ा टुकड़ा फुटहिल में जमा कर देती है और उन टुकड़ों को बहा ले जाएगी, क्योंकि उसमें वेग भी तो है, गति है, तो यानी कि छोटा टुकड़ा को और दूर तक बहा कर लेके जाती है। और उसके बाद और दूर जाने पे बांगर और खादर का निर्माण हो रहा है। इसमें जो चट्टानी टुकड़े हैं वो एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं, खादर में तो बिल्कुल महीन हो जाता है, पाउडर की तरह हो जाता है। खादर में पाउडर बह रहा है, अभी आप लोग जाके देखिएगा तो पाउडर है, और दूर जाइएगा तो और महीन कण दिखाई देगा बंगाल की तरफ में। तो ये हिमालय के साउथ का पूरा आप इसको बना लीजिए फोटो। इस पे सवाल आ सकता है कि आप नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में भाबर है, भाबर से दक्षिण तराई है, तराई से दक्षिण बांगर है, और तराई और बांगर से दक्षिण खादर है। तो नॉर्थ टू साउथ आप लोग इसका निर्माण कर लीजिएगा। यहाँ पे कर दीजिएगा प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, या हाँ ऐसे ही प्रायद्वीप। नॉर्थ टू साउथ इसको लिखिएगा, नॉर्थ और टू साउथ। कम से कम दिशा का ज्ञान रहेगा ना तो सजाने में काम आ जाएगा, पूछा जाता है। सबसे आसान सवाल यही तैयार होगा कि आप उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर इसके बारे में बताएं। यहां से एक प्रश्न आ सकता है, ये फोटो आपको स्टार्टिंग में ही बना लीजिए। बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग बस ऐसे एक शिवालिक का कर दीजिए, उसके बाद ऐसे लंबा खींच दीजिए, और लंबा खींचने के बाद बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा बना दीजिए। ये हो गया क्या, भाबर। थोड़ा उससे कम कर देंगे तो ये हो जाएगा तराई, बांगर में और कम कर दीजिए, और खादर में बिल्कुल महीन, तो ये फोटो बन जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट हो जाएगा, पेनिनसुलर इंडिया हो जाएगा। ये शिवालिक हो गया, और दिशा कैसे होगा, ये नॉर्थ की तरफ हो जाएगा और ये दक्षिण की तरफ हो जाएगा। यही तो कहना चाहता कि जो जलोढ़ की गहराई है वो इधर में ज्यादा है, और इधर आते आते जलोढ़ की गहराई कम होते जा रहे हैं। हो गया क्लियर? ठीक है, अब एक एक करके ना इसका स्टडी करेंगे, और इसमें अगर आपको लिखना होगा तो लिखते ही चलिएगा। हम जैसे ही भाभर भाभर का नाम लेते हैं तो भाभर का अर्थ हो गया कि इसमें चट्टानी टुकड़े काफी बड़े आकार के हैं, इसका साइज बिग है, मतलब बिग साइज वाला है, और शिवालिक के सबसे फुटहिल में ही है। इसकी परिभाषा के रूप में ध्यान रखेंगे कि जब नदी शिवालिक से नीचे उतरती है तो वो अपने साथ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ा दूर तक नहीं लेके जा सकती है। यही कारण है कि नदी के वेग में, अब जैसे पर्वत से नदी उतरेगी और मैदान में प्रवेश करेगी तो क्या वेग जो उसका गति है वो एक ही रहेगा या कम हो जाएगा?
नदी बिल्कुल कम हो जाएगी, है ना। तो जैसे ही नदी उतरती है तो उसके वेग में अचानक से ना कमी आ गया। जिस नदी का रफ्तार ऊपर में बहुत ज्यादा है वो सब कुछ बहा ले जा रही है, मतलब ऊपर में इतना अपर्दन करती है। आप लोग देखिए अभी शिमला का स्थिति क्या हो रहा है, कहीं पे भी आप लोग देखिए तो पूरा का पूरा हिल जो है वो ढह जा रहा है। तो जब नदी अपने साथ अपर्दन करना शुरू कर देगी तो बहुत बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा वो दूर तक बहा ले जाती है। और जैसे ही पर्वत के पास उतरती है, मैदान में प्रवेश करती, तो गति में अचानक से कमी आ जाती है। इस कारण अपने साथ लाए गए मलबों का निक्षेपण अब शुरू करना प्रारंभ कर देती है। तो मलबों का निक्षेपण करना जब प्रारंभ कर देगी तो सबसे बड़े चट्टानी टुकड़े नदी के फुटहिल, हिमालय के शिवालिक के फुटहिल में जमा होगा। और उसके बाद जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो कणों का आकार छोटा होता जाए। क्यों? क्योंकि नदी की परिवहन जो है वो क्षमता ही कम हो गई है, गति कम होने के कारण। नदी की गति कम होने के कारण अब वो दूर तक बहा नहीं ले जा सकती है, क्योंकि कणों का आकार बड़ा है। तो यही कारण है कि भाबर का निर्माण हिमालय के फुटहिल में, शिवालिक के फुटहिल में। आप लोग लिखिए भाबर की परिभाषा। यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। यह शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तृत है। पश्चिम से पूरब की तरफ, पूरब की तरफ एक एक लंबवत, एक लंबवत पट्टी कह दीजिए, एक पट्टी के रूप में इसका विस्तार है। देखिए कैसे, थोड़ा रुक जाइए, लाइन आपके सामने हम बना रहे हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि भारत का ये मानचित्र है, ठीक है। तो शिवालिक के साउथ में इतना चौड़ा नहीं है, बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा जमा हो गया, है ना। तो पश्चिम से पूरब की तरफ ये लंबवत नहीं हुआ, लंबे आकार में हो गया, तो लंबवत विस्तृत है। क्या लिखे आप लोग? शिवालिक के दक्षिण में पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ एक लंबवत पट्टी में विस्तृत है, एक लंबवत पट्टी में विस्तृत है, लंबवत पट्टी में विस्तृत है, लंबवत पट्टी में विस्तृत है। और आगे लिखेंगे इसका निर्माण शिवालिक के फुटहिल, शिवालिक के फुटहिल में हुआ है। शिवालिक के फुटहिल, पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक के फुटहिल में हुआ है, शिवालिक के फुटहिल में हुआ है। यहां चट्टानी टुकड़ों का आकार सबसे बड़ा है, यहां चट्टानी टुकड़ों का साइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। इस कारण यहां, इस कारण यहां क्या आपको दिक्कत हो रही है लिखने में? टुकड़ों का आकार बड़ा है, चट्टानी टुकड़ों का आकार बड़ा है। भाबर के बगल में ऐसा बड़ा आकार बना दीजिएगा। तराई में थोड़ा छोटा कर देंगे, बांगर में और छोटा कर देंगे, खादर में और महीन कर देंगे, है ना। तो चट्टानी टुकड़ों का आकार भाबर में सबसे बड़ा है। इस कारण, इस कारण यहाँ हिमालयन नदियां, इस कारण यहाँ हिमालयन नदियां गायब हो जाती है, क्योंकि वो प्रवेश कर जाती है, पानी उसका नीचे नीचे बहना शुरू कर देता है। इस कारण हिमालयन नदियां यहाँ गायब हो जाती हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर का पूरा हम लोग फीचर्स देखें। अब इसका महत्व क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से इसमें कुछ महत्व नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है क्या होगा फिर? यहाँ पे वनस्पति हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं, है ना। वेजिटेशन के अलावा तो कुछ होगा, एग्रीकल्चर तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का मिट्टी वैसा नहीं है कि खेती किया जा सके। तो महत्व में लिख दीजिएगा कि यही कारण है कि यहाँ पे सिर्फ वनस्पतियां ही पाई जाती हैं, यही कारण है कि यहाँ खेती ना हो करके सिर्फ वनस्पतियां ही पाई जाती हैं। अब यहाँ से पीटी का 2 सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल ये है कि शिवालिक के दक्षिण में क्या है, शिवालिक के साउथ पार्ट में क्या है? तो भाबर है। और रहेगा एक सवाल यहाँ पे कि इसमें सबसे बड़ा चट्टानी कणों का किसमें मिलता है आकार? भाबर में है। एक सवाल और पूछेगा कि इन चारों में नदी कहाँ गायब हो जा रही है? भाबर में ही गायब हो जा रही है, और तराई में निकल आएगी।
भाबर में इतना बड़ा बड़ा कण है कि गायब हो गई है, और तराई में छोटा कण है तो ऊपर बहना शुरू कर देगी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें खेती के लिए सबसे अच्छा कौन सा हो गया? खादर हो गया। और खादर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बांगर हो जाएगा, है ना। दूसरा लिखिएगा भाबर के दक्षिण में तराई का। अपना जो बिहार है, तो बिहार के सबसे नॉर्थ में नदी नीचे से बहते जा रही है, तो वही ना गायब हो गया। अब ऐसे जाके देखिएगा तो नदी का पानी दिखते रहेगा वहां पे। फल्गु में क्या, फल्गु में मिथक क्या है? फल्गु में यही ना मिथक है कि पानी जो है वो और नीचे बहती है, तो मिथक है, खोदने पे पानी निकल आता है ना। तो नदी तो बह ही रही है अंदर से, तो वहाँ जो कारण हो जाता है वो चट्टानों का बड़ा टुकड़ा हो जाता है। मतलब आप इसको वैसे मत देखिए, आप इसको ऐसे देखिए, एक टब की तरह बड़ा बड़ा है, कण है, नदी आई, अब उस इसके ऊपर नहीं बह रही है, क्यों? क्योंकि नीचे में इसका पूरा का पूरा पारगम में जगह है, घुस जाती है नदी, है ना। अब लिखिए तराई, भाबर के बाद तराई, तो ये स्वाभाविक रूप से क्या है? भाबर के दक्षिण में होगा। तो लिखिए तराई क्षेत्र का विस्तार, तराई का विस्तार भाबर के दक्षिण में है, साउथ में है। तराई क्षेत्र का विस्तार भाबर के दक्षिण में है। इसमें कणों का आकार भाबर की तुलना में छोटा होता है, भाबर के दक्षिण में है, भाबर के दक्षिण में है। यानी कि शिवालिक और तराई के बीच में किसका है विस्तार? भाबर का है, ठीक है। अब यहीं से ना ऐसा ही सवाल नया निकल सकता है कि शिवालिक और तराई के मध्य में किसका विस्तार है? तो भाबर का विस्तार है। तो तराई भाबर के दक्षिण में है, इसमें चट्टानी कणों का आकार भाबर की तुलना में छोटा है, इसमें कणों का आकार भाबर से छोटा है। यही कारण है कि भाबर की जो गायब हुई नदियां हैं, विलुप्त नदियां हैं, वो तराई प्रदेश में बहने लगती हैं, दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि तराई प्रदेश में भाबर की विलुप्त गायब हुई जो नदी है, इसी कारण भाबर की विलुप्त नदियां, जो नदी भाबर में गायब हो गई ना, अब वो तराई क्षेत्र में दिखना शुरू हो जा रहा है। क्योंकि वो नदी नीचे नहीं बह सकती है, वहां अवरोधक हो जाएगा, छोटा छोटा कण है, उसी में मिट्टी भर गया होगा। तो अब क्या है, नदी ऊपर बहना शुरू कर दे रही है। अब जहां पे चट्टानी टुकड़ों का आकार बड़ा है, तो वहां पे मिट्टी अंदर में नहीं है, अब नहीं है तो पानी बह रहा है। आप लोग थोड़ा सा गिट्टी बिछा करके देख लीजिए, पानी गिट्टी के ऊपर जा रहा है कि गिट्टी के नीचे जा रहा है? नीचे ही जाएगा ना। और वही आप मिट्टी रख दीजिए, आप फिर पानी डालिए तो ऊपर ही जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हो रहा है। इतना बड़ा बड़ा कण है, इतना बड़ा बड़ा कण है कि नदी क्या है, नीचे से जा रही है, दिख ही नहीं रहा है कुछ। आप लोग हरिद्वार से आगे बढ़िएगा तो बीच रास्ता में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, बीच रास्ता में ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि ऊपर में सिर्फ ना पत्थर ही दिख रहा है, लेकिन वो इलाका दोनों किनारे देखिएगा तो घना पेड़ है। इसका मतलब क्या हो कि नदी जो है नीचे से बह रही है, नदी नीचे से, तभी यहाँ पे नमी है ना। कभी उस क्षेत्र में जाइए आप लोग, नौकरी लगने के बाद जाएंगी, नौकरी लगने के बाद छुट्टी ही नहीं मिलेगा, सिर्फ संडे को मिलेगा। और संडे को पूरा काम हो जाएगा, जो मंडे टू सैटरडे जो भी घर में उथल पुथल होता है उसको संडे को एडजस्ट किया जाता है, फिर मंडे से उथल पुथल शुरू हो जाता है। तो ये संडे ना आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी कारण भाबर की विलुप्त नदियां तराई में प्रकट हो जाती हैं, तराई में दिखाई देने लगती हैं। हो गया, तराई में प्रकट हो जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। अब इसका महत्व क्या होगा? एक और फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई ये देगा ना कि अगर तराई में पानी सतह पे बह रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग की स्थिति होगी, जल जमाव की स्थिति हो जाएगा कि नहीं? जब जल जमाव की स्थिति है तो यही कारण तराई क्षेत्र माना जाता है कि भारत में ये मलेरिया का भी क्षेत्र है, मच्छर वच्छर शुरू हो जाता है। अब कहीं वाटर जमा है, पानी जमा है, चूंकि पटना है तो नगर निगम यहाँ पे क्या है, धुआं फॉगिंग वगैरह कर देती है ना। लेकिन अगर तराई में कहीं पे पानी है, गंदला एकदम गंदा हो पानी, तो वहाँ पे क्या है, मच्छर पनप जाएगा। और यही कारण कि तराई रीजन में मलेरिया। अब इसमें सवाल आ जाए कि इन रीजन में मलेरिया का प्रकोप कहाँ पे ज़्यादा है? तराई में ज़्यादा है, क्योंकि नदी का पानी यहाँ पे बह के जमा हो जाता है, बहुत जगह जमा हो जाएगा।
तो लिखिए तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र जल जमाव के कारण मलेरिया प्रकोप, तराई का क्षेत्र जल जमाव के कारण मलेरिया का भी क्षेत्र है, मलेरिया का भी क्षेत्र। बस समझने के पर्पज से सवाल आएगा तो बना दीजिएगा, क्योंकि सवाल अब कुछ भी पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या है ना, कुछ भी पूछा जा रहा है। अब पहले की तरह नहीं है कि लूसेंट में 4 पॉइंट दिया है तो उतना ही पूछा जा रहा है। तो अब आपके ना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अलग अलग चीजों से जोड़ दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने ये बताया, तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें वनस्पति कहाँ ज्यादा होगा? नहीं, तराई में ज्यादा जाओ होगा ना, तराई में, क्योंकि वहां पेड़ पौधों को मिट्टी भी मिल जाएगा ना। चट्टानी टुकड़ा पे वनस्पति कैसे आएगा? कम आएगा। भाबर के दक्षिण में ही है पूरा, पूरा पंजाब से लेकर के आप कह सकती हैं अरुणाचल तक। क्यों नहीं होगा? अब कोई एक नदी बह रही है, नदी बह रही है, ठीक है। अब पश्चिम में अपना वो सारा बड़ा बड़ा टुकड़ा है छोड़ दी, उसके आगे क्या है? तराई में है, तो लंबाई वही होगा ना। अगर हम देखें तो सिंधु के पास क्या नहीं होगा? जो भी नदियां हैं, जैसे रावी हो गया, जैसे व्यास हो गया, है ना, वो भी उतर रही है, तो भी मलबा लेकर के आएगी ही ना। आप लोग रील्स वगैरह में नहीं देख रही हैं कि कितने लोग जाकर के नदी में पानी डाल करके बैठे, तो वहां पत्थर ही तो दिख रहा है, पत्थर नहीं दिख रहा है। किसी किसी की रील में आपको दिखता होगा कि वो पानी के पास पहुंचा हुआ है, नदी एकदम ऊपर से बह रही है, मतलब डूबने भर भी पानी नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि वो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों से होकर के प्रवाहित हो रही है नदी। तो सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक, यानी कि अरुणाचल तक इसका विस्तार होगा ही। अब समझ में आया? ठीक है। अब यही खादर है ना, तो ये खादर लास्ट में कहां तक पहुंच जाएगा? बांग्लादेश तक। गंगा बांग्लादेश में पद्मा मेघना के रूप में बहती है, तो ये बांग्लादेश तक पहुंच जाएगा। लेकिन अपने यहाँ देखिएगा तो गंगा का खादर कहाँ तक जाएगा? पश्चिम बंगाल तक जाएगा। उसके बाद गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। लेकिन क्या खादर उत्तराखंड में नहीं मिलेगा? मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में ही तो गंगा मैदान में प्रवेश कर रही है। हरिद्वार में गंगा कहाँ है? मैदान में आ जाती है। गंगा नदी हिमालय से उतरती है, और जहाँ फुटेल है उसका, वहीं पे तो हरिद्वार है। हरिद्वार से ही चढ़ाई होता है। जिन्हों केदारनाथ जाना है तो हरिद्वार से ही उनकी चढ़ाई शुरू हो जाती है। मतलब थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो ऋषिकेश नाम जगह है, तो ऋषिकेश से सीधा आप रास्ता ही, मतलब वहाँ पे हरा कलर का बोर्ड टंगा हुआ है केदारनाथ का डायरेक्शन देख करके। तो मैदान क्षेत्र हरिद्वार है, और मुश्किल से 20 या 25 किलोमीटर का दूरी है ऋषिकेश का। ऋषिकेश से फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन हरिद्वार में जब जाइएगा तो दोनों किनारे पर्वत है, मतलब मैदान में ही बस या गाड़ी जो भी है वो चलते रहती है। ट्रेन भी जाती है, ट्रेन जाती है देहरादून तक। तराई हो गया क्लियर। अब आते हैं बांगर में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बांगर है उसमें कणों का आकार और छोटा होगा। आगे लिखिएगा बांगर में कि बांगर क्षेत्र का या बांगर मिट्टी का, अब यहां से ना मिट्टी टर्म देना शुरू कर देंगे, इसलिए क्योंकि अब कणों का आकार बहुत छोटा हो गया है। तो बांगर क्षेत्र का या बांगर क्षेत्र में कणों का आकार, कणों का आकार, कणों का आकार छोटा होने लगता है, छोटा होने लगता है। इस कारण से अब यह मिट्टी के रूप में, इस कारण से अब यह मिट्टी के रूप में जाना जाने लगता है। इस कारण से अब यह मिट्टी के रूप में जाना जाने लगता है। बांगर हो गया। आगे लिखेंगे कि बांगर का निर्माण, बांगर का निर्माण, बांगर का निर्माण नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए, नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है। नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है, चाहे वो बाढ़ में हो या बाढ़ के बाद हो या पहले हो, तो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है।
बांगर का क्षेत्र, बांगर का क्षेत्र वह क्षेत्र है, बांगर का क्षेत्र, अगला पॉइंट, वह क्षेत्र है जहां, जहां वर्तमान समय में, जहां वर्तमान समय में नदियों के बाढ़ का पानी, वर्तमान समय में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। नदियों के बाढ़ का पानी, नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। आप लोग अभी ना कल्पना कीजिए, गंगा नदी में बाढ़ है, बाढ़ है, तो कोई ऐसा जगह होगा ना उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार में जहां बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। पटना की मिट्टी कौन सी मिट्टी हो गई है? जलोढ़ ही तो है। तो जलोढ़ है। अभी अभी जो मैं बता रहा हूँ सुनिए, पटना की मिट्टी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ है। इसका मतलब क्या हो गया कि नदी के द्वारा लाए गए बाढ़ के पानी के द्वारा जो मलबा है उससे हुआ है। लेकिन क्या अभी वर्तमान में बाढ़ आने के बाद पानी पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। तो बांगर वही क्षेत्र हो गया जहां पे वर्तमान समय में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह पुराना जलोढ़ है। उसी में आगे आप लोग लिख लीजिए, अर्थात यह पुराना जलोढ़ है, यह पुराना जलोढ़ है। एलुवियल, हाँ। और पंख लग जाएगा तो अलुवियल फैंस हो जाता है। कोई नदी उतरती है तो अपने फुटहिल पे अलुवियल फैंस का निर्माण करती है, यानी कि वही पुराना जलोढ़ का निर्माण करती है। हो गया ना? अब क्या इसका एग्रीकल्चर के एंगल से महत्व है, इंपॉर्टेंस है इसका? है, है। क्योंकि दोनों का महत्व ज्यादा हो जाएगा। बांगर को भी हम उपजाऊ कर देते हैं और खादर तो है ही अपने आप में उपजाऊ। तो आगे लिखेंगे आप लोग, कृषि के दृष्टिकोण से यह उपजाऊ मिट्टी है या उपजाऊ क्षेत्र है। कृषि के दृष्टिकोण से यह उपजाऊ क्षेत्र है। इसमें धान, गेहूं, जो भी आपको फसल का नाम याद आए, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि में लिख दीजिए। धान, गेहूं, गन्ना, मकई, सब उपजाऊ क्षेत्र है। हैं? जैसे उदाहरण, अब हमको जैसे बताना पड़ेगा आप लोगों को। धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, सब लिख दीजिए, मतलब कि कपास वगैरह छोड़ छाड़ के, ठीक है ना? अब ऐसा ना कि चाय कॉफी लिख दें उसी में, ठीक है? अब आगे लिखिए खादर। खादर, खादर वह क्षेत्र है, खादर वह क्षेत्र है, खादर वह क्षेत्र है जहां, जहां नदियों का पानी या नदियों के बाढ़ का पानी, जहां नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचते रहता है। खादर वह क्षेत्र है जहां नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचते रहता है। इस कारण से, इस कारण से यहाँ प्रतिवर्ष, इस कारण से यहाँ प्रतिवर्ष मिट्टी की, मिट्टी की एक नई परत बिछ जाती है, लेयर्स बिछ जाता है। मिट्टी की एक नई परत बिछ जाता है, परत बिछ जाता है। मिट्टी की एक नई परत, लेयर जमा हो जाता है। अब जैसे यही है, आप आप इसको आज देखिए तो डस्ट का एक लेयर यहाँ बैठ जाएगा, एक सप्ताह के बाद देखिए और लेयर बैठा रहेगा, है ना? तो खादर में क्या है कि हर साल बाढ़ का पानी आ रहा है, तो मिट्टी एक बार जमा हो गया, अब फिर इसको 10 साल के बाद देखिएगा तो मालूम चलेगा एक और लेयर यहाँ पे जमा हो गया है। तो यही कारण है कि खादर सबसे उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। हर साल मिट्टी की नई परत आकर के बिछ जा रही है। तो आगे क्या लिखे आप लोग? मिट्टी की नई परत बिछ जाती है। यहाँ मिट्टी के कणों का आकार सबसे बारीक होता है, सबसे महीन होता है। यहाँ मिट्टी के कणों का आकार सबसे बारीक होता है, सबसे महीन होता है। सबसे महीन, सबसे बारीक होता है, पाउडर की तरह। जैसे पाउडर होता है ना, वैसा ही होता है।
अब खादर कह देने से ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका ध्यान सिर्फ हिमालयन रेंज में नहीं जाए, कावेरी में भी खादर मिलता है, गोदावरी में भी, क्योंकि वो भी तो अपरदन कर रही है वो, है ना। तो वो अपने किनारे पे, हालांकि बहुत कम है, बहुत कम मात्रा है, लेकिन खादर दक्षिण भारत में भी आपको दिखाई दे। संरचना वाले में हम नहीं दिखाए थे फोटो में, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, सब डेल्टाई रीजन है, या उसका जो दोनों हिस्सा है, पार्ट है, वहां पे भी खादर है। क्या ज्यादा? उसमें ज्यादा है ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा मलबा, और वो नया क्षेत्र भी है। प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, ये सबसे पुराना हिस्सा है। पुराना हिस्सा इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप लोग ये पढ़ लिए कि इधर में कौन सा रॉक है, ग्रेनाइट है, नीस है, आग्नेय चट्टान यहाँ पे है, तो उसका अपरदन कम होता है। हिमालय क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, परतदार चट्टान है, उसमें ज्यादा अपरदन होगा। इस कारण से हिमालयन नदियों में मलबों की मात्रा ज्यादा होती है, और चूंकि प्रतिवर्ष बहती है तो पानी भी हर साल वहां प्रवाहित हो रहा है। तो भाबर, तराई, बांगर और खादर, खादर का क्षेत्र लिखिएगा कि इसमें यह कृषि के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कृषि के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अब फसल आप लोग लिख लीजिएगा, वही जो बांगर में आप लोग लिखे हैं, कृषि के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये पूरा मैदानी संरचना हम लोगों ने देखा है। और इसके बाद भारत का जो तीसरा डिवीजन है वो पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत है। दक्षिण का पठार होगा, ठीक है, जो दक्षिण का प्लेट्यू है, अब उस पर बात करते हैं। अब देखिए, दक्षिण का पठार कहने का मतलब ये हो गया पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया हो गया। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया करें, इसका मतलब कि भारत के तीन ओर समुद्र हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार आप मान के चलें कि यहां से लेकर के कहाँ तक है, मेघालय तक है, गारो खासी जयंतिया। तो मेघालय के पठार तक प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। गुजरात से लेकर के मेघालय तक है, या राजस्थान से लेकर के मेघालय तक। राजस्थान का जो साउथ वेस्ट पार्ट है ना, दक्षिण पूर्वी भाग, साउथ ईस्ट जो पार्ट है, वहां से लेकर के मेघालय तक इसका विस्तार है। अब सवाल ये है कि मेघालय तक तो पूरा दिखता नहीं है, तो एक गैप आप लोग पढ़ेंगे, राजमहल गैप। राजमहल गैप से क्या वो अलग दिखाई देता है, एक गैप है। अब गंगा नदी बह रही है ना, तो प्रायद्वीपीय भारत और मेघालय के बीच में एक नदी भी तो बड़ी बह रही है, गंगा नदी बह रही है ना। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, मान लीजिए कि साउथ साउथ इंडिया, ये गंगा नदी यहाँ से निकल करके आ रही है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जा रही है, तो प्रायद्वीपीय भारत आपको दिखाई देगा यहीं तक, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है दोनों किनारे पे, वो मेघालय तक दिखाई देता है। स्ट्रक्चर का मतलब कि जो रॉक यहाँ मिल रहा है, जो सतह आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो चट्टान यहाँ दिख रहा है, सेम चट्टान मेघालय में भी दिख रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में गंगा नदी के हो जाने के कारण, दरअसल इस गैप को हम लोग राजमहल गैप कहते हैं, राजमहल गैप। तो राजमहल गैप के कारण अलग दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, अलग दिखाई देगा, लेकिन दोनों का संरचना एक ही है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत में याद रखेंगे कि इसका जो विस्तार है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, पूरा जो एरिया है 16 लाख। और भारत का सबसे प्राचीनतम हिस्सा है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी, हमने इसको पहले ही बताया है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम भाग है, इसका निर्माण क्योंकि आर्कियन चट्टानों से हुआ, जैसे ग्रेनाइट से, जैसे नीस से, शिस्ट से, जैसे बेसाल्ट से हुआ है, तो आर्कियन युग की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अब देखिए, इसको ना हम लोग फिक्स करेंगे कहाँ कहाँ तक है, यानी कि इसका सीमांकन कर देंगे। तो इसको अगर हम सीमांकन करें, तो इधर में अरावली हो जाएगा, अरावली। आगे में देखिएगा तो विंध्यन रेंज हो जाता है ना। और आगे में मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। तो इसका उत्तरी सीमांकन करना जरूरी है। उत्तरी सीमांकन में अब छोटा नागपुर का पठार हो जाता है, विंध्यन रेंज हो जाता है, अरावली रेंज हो जाता है, और एक तरफ मेघालय का पठार हो जाता है। तो ये सीमांकन पूछा जा सकता है कि इसके सर्वाधिक उत्तरी किनारे पे क्या है, इसको फोटो में देखिए। तो प्रायद्वीपीय पठार कहने का मतलब ये हो गया, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, एक यहां तक हो गया और यहां तक हो गया, यहां तक इसका क्षेत्र मान लीजिए, है ना।
तो प्रायद्वीपीय भारत का जो सीमांकन किया जा रहा है उत्तर में अरावली से किया जा रहा है, उसके बाद छोटा नागपुर के पठार से किया जा रहा है, मेघालय के पठार से किया जा रहा है। और प्रायद्वीपीय पठार देखिएगा तो यहाँ पे बुंदेलखंड हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी सीमांकन भी आपको याद रखना है। अब इस प्रायद्वीपीय पठार पे क्या है, पर्वत भी है। ये ऐसा पठार है जिसपे पर्वत है और पठार पे छोटा छोटा पठार है। पठार पे पठार है, एक तो पूरा एरिया पठार हो गया, ये पूरा एरिया जो है पठार है, और इसके ऊपर पर्वत भी है और इसके ऊपर में पठार भी है। क्या आप लोग सतपुड़ा का नाम सुने हैं? तो सतपुड़ा क्या हो गया, पर्वत हो गया। वहीं दक्कन क्या है, प्लेट्यू हो गया, पठार हो गया। तो प्रायद्वीपीय भारत वैसा आपको स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देगा जहां पे खुद ही पठार भी है और पर्वत भी है, प्लस नदी भी बह रही है। यह ऐसा हिस्सा है जहां पे नदी भी बह रही है। इतना पुराना है, इन सबको अगर समझना होगा तो समझिएगा, तो कोई खास महत्व नहीं है। तो बहुत लंबे समय तक भूगर्भिक क्रिया का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे फोल्ड भी है, फॉल्ट भी है। सतपुड़ा क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, यानी कि फॉल्ट से बना है। तो फोल्ड भी है, फॉल्ट भी हुआ है, ज्वालामुखी भी आया है, तभी तो क्रिटेशियस काल में दक्कन लावा का निर्माण हुआ है, आपको हमने बताया था। तो भूगर्भिक क्रिया बहुत ज्यादा है। भूकंप भी आया था, कोयना वाला है, लातूर वाला, उससे पहले भी भूकंप आया होगा। तो लंबे समय तक भूगर्भिक क्रियाओं के कारण इसकी चट्टानें अत्यधिक बदल गई हैं, चेंज हो गई, रूपांतरित हो गई हैं। इस क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित करने का मतलब क्या, जैसे आप लोग सुने होंगे ना कि संगमरमर मिल रहा है। क्या ऐसा सुना है कि उत्तराखंड में संगमरमर मिल रहा है? नहीं है ना। संगमरमर कहाँ मिल रहा है? एमपी में, राजस्थान में। मकराना बहुत फेमस है राजस्थान का। मकराना में क्या है, संगमरमर है। और जैसे ही संगमरमर कहते हैं मार्बल, तो मार्बल बनता कैसे है? लाइमस्टोन से चूना पत्थर का रूपांतरण। और चूना पत्थर का रूपांतरण कैसे होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया कैसे होगी? ताप से, टेम्परेचर से, दाब से, प्रेशर से। यानी कि लाइमस्टोन पे, चूना पत्थर पर अगर ताप का, टेम्परेचर का और प्रेशर का इतना प्रभाव पड़ गया कि अब इसका रूप बदल गया। वो क्या बन गया? संगमरमर बन गया, मार्बल है। क्या? तापमान। तापमान का मतलब सनलाइट नहीं। तापमान आप पढ़ेंगे तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रति 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर रेडियो एक्टिव बहुत सारा पदार्थ है, इस कारण से टेम्परेचर बढ़े। तो ताप और दाब के कारण इसका रूपांतरण हो गया किस में? संगमरमर में। लेकिन क्या अभी हिमालयन क्षेत्र में ऐसा प्रोसेस हुआ है? अभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी बन ही रहा है। हिमालय जहां 7 करोड़ साल ही पुराना है, वहीं प्रायद्वीपीय आर्कियन वाला कितना है? 640 मिलियन ईयर है। समझ गए? उससे भी पुराना होगा वो। तो बहुत लंबे समय तक भूगर्भिक क्रिया के कारण इसकी चट्टानें अत्यधिक बदल गई हैं। ग्रेनाइट होगा तो वो नीस में बदल गया है, नीस से वो सिस्ट में बदल गया होगा, लाइमस्टोन किस में? मार्बल में। तो सब अपने आप में क्या है? रूपांतरित हो गया है। इस कारण इस क्षेत्र की चट्टानें अत्यधिक कठोर है। दक्षिण भारत में जाइएगा तो पत्थर पत्थर बहुत दिखता है। हम लोग के यहाँ अपने पटना वगैरह में क्या है, वो मिट्टी का ही पत्थर टाइप में दिखता है, वो टूट जाता है, फूट जाता है ना। लेकिन साउथ में जाइएगा तो चट्टान रहेगा। साउथ में क्या? चट्टान है। तो इस क्षेत्र की चट्टानें अत्यंत कठोर है और यह भूकंप के दृष्टिकोण से शांत है, क्योंकि भूगर्भिक क्रिया इतना पुराना होने का तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए भूकंप प्रायः नहीं के बराबर आता है। वहीं हिमालय में देखिए हमेशा आ रहा है। हो सकता है क्लास से बाहर जाने गए तो सूचना मिलेगी जम्मू कश्मीर में भूकंप आ गया, ऐसा हो रहा है ना। तीसरे दिन भी आया था भूकंप, 3 दिन पहले भी आया था। तो भूकंप आते ही रहता है वहां पे। उसके बाद अब उसको इसकी सीमा बनाती है कौन सा? उत्तरी सीमा अरावली बनाएगा। एक तरफ क्या है? अरावली है, कैमूर का पहाड़, राजमहल की पहाड़ी झारखंड और शिलोंग की पहाड़ी बनाती है। ठीक है। और दक्षिण में कहां तक है? केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। अनेक धरातलीय विविधताओं के कारण इसका मतलब यह जो है पर्वत में भी है, पठार में भी बदल गया है। ठीक है, इतना याद हो गया। तो उत्तरी सीमा सीमांकन कौन सा करे? जैसे बिहार में, बिहार का दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है वो किसका पार्ट है? विंध्यन रेंज का, विंध्यन रेंज का है ना। तो वो वहां तक क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा
अरावली पर्वत, कैमूर, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ी बनाती है। ठीक है, हाँ दिया था। ठीक है, सब लड़ जाता है, भूगोल जितना भी है ना वो लड़ जाएगा। लास्ट में जब आप लोग हम 4 घंटा वाला क्लास लेंगे ना, उसमें पूरा आप लोग ना मथा मतलब इतना ना हम आपको रिवीजन करा देंगे, चाहे पढ़ाने के समय चाहे मॉक के थ्रू। एमसीक्यू जो होता है ना वो आपको याद रहेगा। अंतिम समय में आपका जब एग्जाम रहेगा 30 नवंबर को, तो 25 नवंबर को एक दिन 4 घंटे का क्लास ले लेंगे, उसमें आपका सारा हो जाएगा। चाहे 1 से 5 तक वाले में तो 30 सवाल आता है ना, 1 to 5 में 26 से 30 सवाल पूछा जाता है ना, मालूम होना चाहिए। 1 to 5 में भूगोल से 25+ रहता है, और इससे ऊपर वाले सेक्शन में 8 सवाल रहता है, तो मोटा मोटी 8 से 10 सवाल आपका तैयार हो जाएगा। अब इसको इतना अच्छे समझ लीजिए कि हिस्ट्री में एक आध गलत भी रहे तो इधर से मेकअप कर जाए। हाँ 25+ रहता है, इसलिए और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ एक सेक्शन से 25 सवाल पूछा जाता है, और उसके बाद 8 से 10। तो इसमें भी जो लोग इसको ढिलाई कर देंगे ना तो ये भी गलत हो जाता है, इधर 8 गलत कर देंगे या 6 गलत कर देंगे, प्लस इतिहास में भी ज़्यादा गलत कर देंगे, करंट भी गलत कर देंगे, तो पास कैसे करेंगे, है ना। तो वो आपके लिए फिर एडवांट हो जाएगा। तो इस एडवांटेज को आप समझेंगे। तो लास्ट में 4 घंटे का जो क्लास आप लोग को हम करा देंगे ना एग्जाम से 1 सप्ताह पहले, वो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, उसमें सब याद आ जाएगा। अभी थोड़ा सा ना टर्म्स वगैरह पे ध्यान कीजिए, टर्म पे और कॉन्सेप्ट पे। जैसे भाबर में कर्ण बड़ा है, तराई में छोटा है, बांगर में और छोटा है, खादर में और छोटा है, तो अभी आपको ना बस कॉन्सेप्ट पे याद रखना है। बहुत सारा चीज एमसीक्यूज के थ्रू आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी रात में 7 बजे सब लोग आइएगा, मतलब अपने फोन पे ही 7 PM में फोन पे ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, इस पठार पे भूसंचलन की क्रिया हुई है। भूसंचलन का मतलब हो गया धरती का हिलना डोलना, ठीक है। तो जो मूवमेंट हुआ है, यानी कि धरती हिली डोली है, उस कारण से फॉल्ट हो जाता है, यानी कि दरार पड़ जाता है, भ्रंश का प्रमाण मिलता है। ये दरार आपको कहाँ दिखाई देगा, आप लोग पढ़ते होंगे कि दामोदर नदी कहाँ बह रही है, एक फॉल्ट में बह रही है, भ्रंश में बह रही है ना। नर्मदा कैसे बह रही है, भ्रंश में बह रही है। तो भ्रंशन का प्रमाण भी दिखाई देता है। और सतपुड़ा 2 भ्रंश के बीच में 2 दरार पड़ा, और उसके बीच में भूमि उठ गया, वो पर्वत हो गया। तो सतपुड़ा पर्वत भी भ्रंशन की क्रिया से ही उत्पन्न पर्वत है। इसलिए पूछा जाता है ना, जैसे 4 पर्वत दे दिया, 4 पर्वत, इसमें कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, कौन सा भ्रंशन से, और इसमें उदाहरण क्या दे देगा, शिवालिक का, शिवालिक का, फिर अरावली का, फिर एक दे देगा सतपुड़ा का, एक और किसका नाम दे दे, विंध्यन दे दे, एक दे देते हैं इसका अजंता का। अब इसमें बताना है कि ब्लॉक माउंटेन क्या है, सतपुड़ा ही है, सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा का निर्माण कैसे हुआ है, 2 ब्लॉक के बीच में क्या हुआ है कि पहले एरिया ये सपाट था, पहले एरिया ये सपाट था, धीरे धीरे भूगर्भ की क्रिया से 2 दरार पड़ गया। अब जब दरार पड़ा तो दोनों तरफ से दबाव, इधर से दबाव और इधर से दबाव, और यहाँ का लैंड झेला नहीं, ये ऊपर उठ गया। तो सतपुड़ा पर्वत वैसे ही बना है। सतपुड़ा पर्वत 2 दरार के बीच में स्थित ऊंचा वाला भाग है। अब जब दरार में स्थित है तो यही कारण है कि सतपुड़ा के उत्तरी वाले दरार में नर्मदा नदी बह रही है, और दक्षिणी वाले दरार में ताप्ती नदी बह रही। इन दोनों के बीच में क्या है, सतपुड़ा पर्वत है, समझ गए। तो ये सतपुड़ा का कंडीशन है। तो एक ऐसा एरिया, अगर हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा एरिया जिसमें इतनी सारी फीचर्स आपको दिखाई दे रही है। क्या क्या दिख रहा है, यहाँ भूकंप भी दिखेगा, वोल्केनो ज्वालामुखी भी दिखेगा, फॉल्ट भी दिखेगा, है ना, यहाँ पे पर्वत भी दिख रहा है। तो बहुत सारी भूगर्भिक क्रिया आपको इस हिस्से में दिख रही है। तो इस कारण से इसका एक अलग फीचर ही हो जाता है, ठीक है। तो भ्रंशन की क्रिया के कारण उत्पन्न एक पर्वत है, एक ऐसा पर्वत है जो कि भ्रंश की क्रिया से उत्पन्न हो गया है। और उत्तरी भाग में दरार का अनुसरण करते हुए नर्मदा बहती है, और दक्षिण भाग में ताप्ती
बहती है। तो दरार वाली 4 नदी का नाम याद रखेंगे आप लोग, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर और एक और कौन सा है? नहीं, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा बताएंगे आप लोगों को कैसे वो दरार में, मतलब पूरा नहीं है, कुछ हिस्सा दरार में बहती है। ठीक है। और भूगोल में जाइएगा तो ब्रह्मपुत्र आपको रैंप वैली की तरह दिखाई देगा, वो सब ज्यादा भूगोल में पढ़ना है। तो दक्षिणी भाग में दरार का अनुसरण करते हुए नर्मदा ताप्ती बहती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? ये पूरा प्योर भूगोल है, मतलब फैक्चुअल नहीं कि आप लोग रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार के नर्मदा दरार में बह रही है। तो कैसे दरार में बह रही है? आप लोग तो यही ना पढ़ते होंगे नर्मदा दरार, लेकिन कैसे? ठीक है, तो दरार हुआ कैसे? धरती के हिलने डोलने से हुआ है। दो दरार हुआ समानांतर, एक में नर्मदा एक में ताप्ती, और बीच वाला जो हिस्सा है उठ गया है, वो क्या है? पर्वत के रूप में है, सतपुड़ा पर्वत है। और भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा, ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बारी बारी से कि उस इसमें प्रायद्वीपीय पठार में जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इसमें माउंटेन्स भी है, पर्वत भी है, और फिर अलग अलग पठार भी है। जैसे कौन सा पठार? जैसे दक्कन का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, है ना, छोटा नागपुर हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, दंडकारण्य हो गया। ये सब कौन सा है? पठार है। पर्वत में क्या क्या आ जाएगा? जैसे अरावली हो गया, विंध्यन हो गया, सतपुड़ा हो गया, है ना, तो ये सब पर्वत हो गया। जैसे पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, पूर्वी घाट पर्वत हो गया, तो ये सब पर्वत भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार में ही पर्वत भी है, पठार भी है। समय बच रहा है? नहीं बच रहा है? एग्जैक्ट टाइम हो गया है ना? गाड़ी फास्ट नहीं है ना? 10:32 हो गया। ठीक है, फिर कल आप लोगों से डिटेल में चर्चा होगी। किसी को कोई दिक्कत? जिनका आज पहला क्लास रहा है? ठीक है, थैंक यू।